और विपक्ष का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो ये सरकार है हर चीज़ में फेल है। ये झूठ बोलने की परंपरा, देखिए भारतीय झूठा पार्टी हम ऐसे ही नहीं बोलते भाजपा को। नियोजन नीति आया था आपको, वो भी निरस्त हो गया। आज तक रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। मार्च अप्रैल तक ही नियोजन को लाने का संभावना है और शायद 2023 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष हो। और जिनको आवास वगैरह मिला है वो बोलते हैं कि बालू हमको नहीं मिल पा रहा है। बालू का खेल बड़ा निराला है। मंत्री जी यहाँ आए थे लेकिन एक भी बार उन लोगों के पास नहीं गए। इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु परंतु नहीं है कि ये बाईपास माननीय मंत्री जी का प्रयास का देन है। भोजपुरी में कलाकार है आनंद मोहन जी, बड़ा प्रचलित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं जेएमएम का पोस्टर है, तो ज़रूर आप भी समझ रहे होंगे जेएमएम से रिलेटेड ही कोई व्यक्ति हमारे साथ अभी बैठे होंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। गढ़वा जिला का एक युवा लड़का जो झारखंड छात्र मोर्चा जेसीएम है ना, उसका जेसीएम से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट करके आज हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, उसके केंद्रीय प्रवक्ता बन करके हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले आपको इस संघर्ष भरी जो आपकी कहानी है इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनका नाम है धीरज दुबे। जो भी इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये पहचान का मोहताज अब नहीं है, आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। धीरज जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि कुछ उस जीवन के बारे में, कुछ उस संघर्ष के बारे में हमें बताइए जो आप छात्र जीवन से लेकर कर अभी तक किए हैं। देखिए, कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष जो है चुनिंदे लोगों को करना है। जीवन के हर पड़ाव में हर लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो आम हो या खास हो। और जो हम लोगों की आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, या वर्तमान में राजनीति में है तो राजनीतिक स्थिति हो, संघर्ष से हर व्यक्ति को गुजरना है। अगर आप बचपन में हैं तो आपको संघर्ष करके बड़ा होना है। आपका संघर्ष पढ़ाई लिखाई के साथ है, आपका संघर्ष जो है सो परिवार के साथ सामंजस्य बैठा के चलने का है। जब आप बड़े हों तो संघर्ष किसी और विषय वस्तु पे केंद्रित हो जाती है। तो संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिससे एक तरह से देखा जाए तो सभी लोगों का लगाव है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। सभी कोई, हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर स्टेज के लोग, कहा सकता है कि कोई भी आयु सीमा हो, सभी लोग उस संघर्ष में जा रहे हैं। तो हमें इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि हमको संघर्ष करना पड़ा है, बल्कि इस संघर्ष का ही देन है कि आज हम इतना मजबूत हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि आज राजनीतिक रूप से भी मजबूत बने हुए रहते हैं। देखिए, अब तो ये थोड़ा इनके बारे में और क्यों हो गया, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं और अभी आप देख रहे हैं 3 साल से झारखंड में हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये केंद्रीय प्रवक्ता हैं। तो हम हर सवाल, कुछ कड़वे सवाल भी हो सकते हैं, कुछ इनके फेवर में भी सवाल हो सकते हैं, तो हम दोनों इनके जो है सो रखने का पूरा कोशिश करेंगे। पहला सवाल धीरज जी हमारा होगा, जैसे कल आप देखे होंगे जो पंचायत सचिवालय से रिलेटेड जो लोग थे, पंचायत सचिवालय के जो कर्मी थे, उनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन वहाँ पर रांची में दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री जी के आवास में जाने के क्रम में उनके ऊपर लाठी चार्ज हो गया। ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखने की चीज़ है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सदर अनुमंडल पदाधिकारी का होता है और चूँकि मुख्यमंत्री आवास है तो धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रूप से जो है विरोध प्रदर्शन हर एक का आम नागरिक का अधिकार है। लेकिन उसमें कितने शांति बनाए रखकर इसको किया जाना चाहिए, इसका भी जो है उसमें मापदंड तय किया हुआ है। और अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो ये तो जांच का विषय है कि आखिर इसमें क्या गलती थी, किसकी गलती थी। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि हर लोगों को लोकतंत्र में विरोध का, प्रदर्शन का अधिकार है, तो उनको शायद जो उनका समय सीमा है, जो मापदंड है, उसमें रह के अपना करना चाहिए। और सीएम हाउस घेरने जा रहे थे तो ये रांची पुलिस प्रशासन ही इसके बारे में विधिवत रूप से बता सकते हैं। फिर भी अगर उनके साथ लाठीचार्ज हुई है तो मैं इसको सही नहीं मानता और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हो जो
आज आप जैसे संघर्ष का शब्द का इस्तेमाल किए कि और किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है इस तरह की कोई कार्रवाई हो, लेकिन अगर प्रशासन ने किया तो ये प्रशासन ही बता सकते हैं कि किस कारण से उनको इस स्तर पे जाना पड़ा। ये तो हो गया एक सवाल। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम जब भी जैसे आपके रिलेट जो भी जेएमएम पार्टी के लोगों से हम पहले भी सवाल करते रहे हैं रोजगार को लेकर के, क्योंकि छात्र जो है और विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है कल के घटना को लेकर के, या पूर्व में नियोजन नीति हो गया, 1932 खतियान हो गया, सबको लेकर के विपक्ष भी हमेशा जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरते रहता है। और विपक्ष का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो ये सरकार है हर चीज़ में फेल है। अब देखिए, सचिवालय वाले लोग गए अपना मांग रखने, उनको पर लाठीचार्ज हो गया। नियोजन नीति आया था आपको, वो भी निरस्त हो गया। आज तक रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। और 1932 खतियान लेकर के आप लोग जो है सो यात्रा भी मुख्यमंत्री जी निकले थे, उसको भी राज्यपाल के द्वारा कर दिया गया। इस सब चीज़ को लेकर के आप कैसे देखते हैं ये सब? देखिए, आपको वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा। विगत 5 वर्षों में जो रघुवर सरकार का कार्यकाल था, उस रघुवर सरकार के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी उन्होंने कंडक्ट नहीं करा पाया था। हेमंत सरकार जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 6 से लेकर 10th जेपीएससी कराई, उसमें नियुक्तियां हुई। और आज बहुत लंबे अरसे से 5-6 साल से जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनको आज जेपीएससी के माध्यम से झारखंड में पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नियुक्तियां हो रही हैं। आज कृषि विभाग में जो है हजारों नियुक्तियां ली गई। इसके अलावा छोटे छोटे विभाग से बहुत सारी नियुक्तियां ली गई। इसके अलावा रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कल्याण विभाग 25 लाख रुपए तक लोन दे रही है, जिसमें 40% या 5 लाख रुपए तक माफ़ करने की सुविधा दी गई है। ये जो आप नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति तो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन नियोजन नीति में अब बिहार और यूपी के लोग जाकर हाई कोर्ट से उसको रद्द करा दें, तो चूँकि न्यायालय सर्वमान है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी को हम लोग सुपेरियर मानते हैं, तो उनका आदेश है तो उसको कैसे आप खंडन कर सकते हैं। फिर भी हमारी सरकार ने अभी नियोजन को लेकर पूरे झारखंड के युवाओं से राय ली है और आज राय पूरा भी हो चुका है। अब इस पर जल्द ही एक अच्छा नियोजन नीति बना के तैयार किया जाएगा। और रही बात 1932 की खतियान की, तो थोड़ा सा भेदभाव आप देख सकते हैं कि जब भी केंद्र की सरकार जिनकी होती है, यहाँ अगर भाजपा शासित अगर ये राज रहता ना, तो शायद यही चीज़ को बहुत सहूलियत से आगे मैंने बनाने में मदद किया जाता। कर्नाटका में एक मिनट रुकिए, आप विधि के छात्र हैं, जो आप जैसे लॉ किए हुए हैं और आपको पूरा जानकारी इस विषय में, और विधि विभाग के द्वारा जो 1932 का खतियान है, पहले ही बोल दिया गया था कि ये आगे जा तो रहा है लेकिन सफल नहीं होगा। देखिए, विधि विभाग के द्वारा किस आधार पे बोला गया था? विधि विभाग के द्वारा इस आधार पे बोला गया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनके जो नीति उन्होंने बनाई थी उसको हाईकोर्ट ने रद्द किया था। लेकिन अगर जब आप हमको विधि के छात्र बता रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, कई ऐसी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो जिनके जजमेंट आते हैं और बाद में उसको रिव्यू किया जाता है, जजमेंट को क्वेश करके री जजमेंट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार किसी चीज़ को लेकर जजमेंट दे दिया गया तो उसको क्वेश नहीं किया जाएगा। या बाबूलाल मरांडी का हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, सुप्रीम कोर्ट तो गए नहीं थे। इसके अलावा किस बिंदु पे निरस्त किया गया था ये जानना जरूरी है। और 1932 की खतियान नियोजन की बात कर रहा हूँ। कर्नाटका में तो आरक्षण, कर्नाटका सरकार ने आरक्षण के लिए अलग प्रावधान बनाया, उसको राज्यपाल ने स्वीकृति देकर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। यहाँ पे राज्यपाल जी ने इसको लौटा दिया। तो अब राज्यपाल की भूमिका किसके इशारे पर चल रही है? और राज्यपाल महामहिम होते हैं किसी भी राज्य के, उनको नियम संगत और ये राजनीतिक से प्रेरित ना होकर एक निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ आप भी जानते हैं कि क्या दाल में काला है, जिसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। नहीं तो राज्य सरकार जितनी मेहनत के साथ और जितना एफर्ट लगा के राज्य को आगे ले जाने में प्रयासरत है, ये काबिल तारीफ है। और जमीनी स्तर पे जो जरूरत की चीज़ है उसको पूरा करने का प्राथमिकता दिया। आप बोले राज्यपाल को महामहिम बोला जाता है, हम भी यही बोलते हैं राज्यपाल, क्योंकि देखिए राज्य का प्रथम नागरिक होते हैं और आप ही के एक वरिष्ठ नेता हैं, नाम तो हम नहीं लेंगे, और क्योंकि आप भले बात जानते हैं हम जो पूछना चाह रहे हैं, उनके द्वारा दलाल बोला गया था राज्यपाल को। देखिए, वरिष्ठ नेता किस चुने हुए हैं या फिर सिर्फ नेता हैं तो आप ही के पार्टी के जिसका जैसा सोचने के तरीका को। लेकिन मैं किसी भी असंसदीय भाषा के समर्थन में नहीं रहता हूँ। अगर गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग होता है तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी या मैं व्यक्तिगत रूप से भी
इसे सही नहीं मानूंगा। और छात्रों का जैसे नियोजन नीति से कब तक बहाल हो जाएगा, मतलब कोई इसका आपको है सूचना? मुझे लगता है बहुत जल्द मार्च अप्रैल तक ही नियोजन को लाने का संभावना है, और शायद 2023 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष हो, और रोजगार का, नियुक्ति का, नौकरी का जो है बौछार इस साल लगने जा रहा है। आप लोग जैसे कि हम जेएमएम के लोगों से बात करते हैं और चुनाव पर जब बात होती है कि आप लोग बहुत संघर्ष करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि लोग अंदर अंदर से पता नहीं क्यों, क्योंकि हम भी जाते हैं तो लोग खुश नहीं हैं। काम जो है तो लोग बोलते हैं काम दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं गांव गांव में जाकर के मिला हूं जिनको आवास वगैरह मिला है, वो बोलते हैं कि बालू हमको नहीं मिल पा रहा है, और मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल पा रहा है। तो क्या बालू खनन वगैरह इस तरह से कुछ सूचना है, कब तक रेंडर वगैरह का प्रक्रिया? देखिए, बालू का खेल बड़ा निराला है। आप बोलते हैं कि बालू मिल नहीं पा रहा है, और कभी कभी आप ही लोग अपने चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशन करते हैं कि धड़ल्ले से बालू की ढुलाई हो रही है। धुलाई हो रही है, देखिए धुलाई हो रही है, सबको दिख रहा है। बोलते हैं ना, जैसे मिस्टर इंडिया आप देखे होंगे, मिस्टर जो है सो दिखता सब है, कभी कभी हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है लोगों का कहना। क्योंकि देखिए आप जानते होंगे पहले यहाँ पर 1600-2000 में बालू 1 टेलर मिल जाता था, लेकिन अभी का क्या स्थिति है आप उससे भली भांति परिचित हैं। देखिए, बालू के लेके तो सरकार अपना मापदंड तय की हुई है, और उन्होंने चिन्हित भी किया है कि ज़िले में फलाना फलाना घाट से जो है वो बालू को का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए चालान की व्यवस्था है। जिला प्रशासन ने भी इसके लिए व्यवस्था किया है। लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि कहीं भी बालू के अभाव में कोई भी काम रुका नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत ही सहूलियत से लोगों को बालू उपलब्ध हो रही है। कहीं भी इस तरह से क्राइसिस नहीं है जिससे किसी को नुकसान है। कल ही डंडई थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर को अवैध तरीका से बालू ले जाते हुए जब्त किया गया है। देखिए, अब आप, ये समाज है, तो समाज है तो समाज में प्रशासन है, तो समाज में अपराध भी है। समाज में अच्छे लोग हैं तो समाज में बुरे लोग भी हैं। तो कोई अगर बालू चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है तो आप इसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है। उनको पकड़ा ही जा सकता है, उनको दंडित किया जा सकता है, उन पर फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नहीं अब बालू जो है सो इस तरह से किसी की भी सरकार, किसी की हो, प्रशासन कितना भी सुदृढ़ हो जाए, लेकिन इस तरह की घटना अगर कोई चाहे कि नहीं हमको ये करना ही है तो उसको रोका नहीं जा सकता। अभी जो कल में आप जैसे देखे होंगे, कल समाहरणालय मुस्लिम समाज के द्वारा जो है जो समाहरणालय में डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया, अचला नेवाड़ी में जो हाईवे पास हो रहा है। पूर्व में आप लोग बोला करते थे कि अचला नवाड़ी चाहे जो हाईवे, ये रिंग रोड जो बन रहा है गढ़वा में, वो हमारे जो मंत्री जी हैं और गढ़वा के विधायक, उनके सौजन्य से इसको बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो चलाते थे, और जैसे ही ये मामला सामने आया आप लोग पीछे हट गए। और कल जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हम जहाँ तक देख रहे हैं हर पार्टी के लोग थे, लेकिन जैसे आगे आकर के जो है सो जेएमएम इसको पूरा ये कर रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेएमएम के द्वारा कुछ किया जा रहा है इसको? देखिए, एक बात बता दें कि सर्वे जो हुआ था यहाँ बाईपास के लिए 2016-17 में हुआ था, जो भूमि का सर्वे कराया गया था। बात रही बाईपास को धरातल पर उतारने में, तो इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु परंतु नहीं है कि ये बाईपास माननीय मंत्री जी का प्रयास का देन है। क्योंकि ऐसे 2000 बाईपास पूरे भारत में पेंडिंग पड़े हुए थे। नितिन गडकरी जी से सामंजस्य बैठाकर इस बाईपास को आज धरातल पर उतरा है, और इतना जल्दी बनकर अगर तैयार हुआ है तो उसमें माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का देन है। और रही बात कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान में जानबूझ के सर्वे के दौरान कब्रिस्तान को सड़क के बीच में लाया गया है, जबकि 50 मीटर अगर हम लोग उत्तर की ओर चले जाए या 50-100 मीटर अगर हम लोग दक्षिण की चले जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन जानबूझकर इस विवाद को खड़ा किया गया, जिनकी राजनीति ही धर्म पर हो, जिनकी राजनीति ही उन शब्दों के माया जाल पर हो, जिन शब्दों के तहत वो सत्ता तक पहुंचने का काम करते हैं, चुनाव जिताने और हराने में उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम हो गया, गाय गोबर हो गया, चीन पाकिस्तान हो गया। वो मतलब कहा जा सकता है कि भावनाओं पर जिनका चुनाव होता हो, वो तो चाहते ही हैं कि ऐसे मुद्दे बरकरार रहें, और उनका ही देन है। आप स्थल पर गए होंगे, मुझे पूरा अभिषेक जी, मुझे पूरा विश्वास है कि उस स्थल की आपने देखा होगा भौगोलिक स्थिति कि एक तरफ नदी है, बीच में कब्रिस्तान है, और उसके बाद तुरंत अचला नावाडीह को जोड़ने वाली सड़क है। अगर फ्लाईओवर बनता तो पुल की भी जरूरत नहीं पड़ती, कब्रिस्तान भी फ्लाईओवर के नीचे हो जाता, और सड़क भी अंडरपास के रूप में हो जाता। एक साथ एक फ्लाईओवर 3-3 समस्याओं का निदान देता। लेकिन आज नदी पे पुल अलग से बनाना पड़ेगा, सड़क के लिए अलग से या तो अंडरग्राउंड बनाना पड़ेगा या फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। तो जब हम
मात्र 100-150 मीटर के अंदर जब 2-2 3-3 समस्याएं हैं तो हम एक ही बार फ्लाईओवर करके पार कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बताऊं ना कि ये राजनीति से प्रेरित, या कह सकते हैं कि जानबूझ के खड़ा किया हुआ विवाद रघुवर सरकार के समय में ये गढ़वा की जनता को थोप दिया गया है। और मानवता के नाते हम हो या आप हों, जिनके माता पिता वहाँ दफन किए हों, जिनके परिवार के कोई भी सज्जन वहाँ पे आराम फरमा रहे हों, जिनको उस कब्रिस्तान में लिटाया गया हो, अगर उनके अस्थि को जेसीबी से निकाला जाए या उस पर मिट्टी डाल के गाड़ी दौड़ाया जाए, बताइए भावनात्मक रूप से कितना बुरा लगेगा। कोई भी हो, मैं किसी भी जाति धर्म का हूं, मुझे लगता है कि जब ये चीज़ों को गहराई से सोचेंगे तो उनको भी ये लगेगा कि ये गलत है और इस पर फ्लाईओवर बनाने का और या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास होना चाहिए। और इसमें सिर्फ जेएमएम नहीं, सारी पार्टियां, सारे प्रबुद्ध लोग, सारे सामाजिक संगठन भी इसमें बढ़ चढ़ के ही बोल रहे हैं कि मानवता के नाते कब्रिस्तान को बचाना जरूरी है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे गर्मी धीरे धीरे आने लगा है। जब विधायक जी जीते नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तो उससे पहले वो पूरा गढ़वा को टैंकर से पानी पिलाते थे। लेकिन पिछले साल ही उनके ऊपर आरोप लगा कि जब वो जीत गए तो वो प्रक्रिया बंद कर दिया गया। अभी पाइप तो हर जगह डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी देखिए, एक बार हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक जगह गए हुए थे, वो आपको इधर रेलवे लाइन क्रॉसिंग एक गाँव है, सुखबाना है, जानते होंगे, यहाँ पर है सुखबाना में सर, पानी पीने का लोगों को अभी भी जो है सो व्यवस्था नहीं है। और एक है तो वो सोलर से चलने वाला है। वहाँ के लोगों का मांग था कि हम मंत्री जी को कई बार जो है सो ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं हो सका है। तो पानी का समस्या गढ़वा में, क्योंकि देखिए गर्मी आ रहा है और बढ़ेगा, तो आप लोग लेकर के तैयार हैं इस चीज़ को? कोई देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान कैसे लोगों तक पेयजल पहुँचे इस पर जरूर होगा। और है तभी जो 2 दशक से आपका शहरी जलापूर्ति योजना ठप पड़ा हुआ था, आज माननीय मंत्री जी के पदभार ग्रहण, विधायक बनने के बाद ही उस योजना को आज जमीन पर उतार दिया गया है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आप जानते भी होंगे कि गढ़वा शहर लगभग हर घर नल से जल से जुड़ चुका है। कुछ ही जगह पे है जो टेक्निकल इशू के कारण टंडवा बचा हुआ था, उसको भी पाइप से जोड़ दिया गया है। और हमको लगता है 15 महीने दिन के अंदर जो है टंडवा में भी पानी सप्लाई पूर्ति हो जाएगा। लेकिन ये आप बोले कि पहले टैंकरों से पानी वो निजी कोष से पिलाने का काम करते थे, तो उस समय वो विपक्ष में थे, उनके पास किसी भी सरकारी माध्यम या कह सकते हैं विभाग के माध्यम से वो लोगों को इसका लाभ नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन विधायक बनने के बाद आज मंत्री हैं, उनके पास नगर परिषद के द्वारा टैंकर चलवाने की व्यवस्था है। उन्होंने पहले ही नगर परिषद को, कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित करके रखा है कि आपके पास जितने भी स्रोत हैं, अगर जरूरत पड़े तो हायर करना पड़े तो आप भाड़े पर भी लेके जो है नगर परिषद के टैंकर से लोगों को निःशुल्क जल दीजिए। और इसके अलावा बाकी जो जल मीनार का माध्यम हो या अन्य माध्यमों से जो है लोगों को जलापूर्ति करने का, गांव में भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना चलाई जा रही है। तो अब निजी कोष वाला जो लोग खोज रहे हैं कि नहीं वो टैंकर नहीं मिल रहा है, तो ये समझना होगा कि पहले सामाजिक रूप से समाज सेवा में उन्होंने ऐसा किया करते थे। आज जब सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम लाभ पहुंचा सकते हैं, तो हम सरकारी माध्यम से जो है विभाग के माध्यम से है जो लोगों को पानी पहुंचाया जाता है। जैसे देखिए, अभी आप देख रहे थे, एक हमारा जो है इनसे सवाल रहेगा, अंतिम सवाल है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, तो थोड़ा इसलिए अभी आप जैसे देख रहे होंगे, जहाँ पर यहाँ आपको मुक्ति धाम है गढ़वा, और उसके जस्ट बाद नगर परिषद जो है यहाँ का, उसके द्वारा नदी जो है हमारा, इसको भरा जा रहा है। वहाँ पर जो है सो स्टॉक यार्ड है, क्या क्या बनाकर पूरा कचरा से भरा हुआ है। जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी जो है सो दिक्कत हो रहा है। और हमारे जो मंत्री जी हैं उसी विभाग के हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है सो कहीं और शिफ्ट करवा सकते हैं, या नगर विभाग से आप भी जाकर के जो नगर निगम यहाँ का जो नगर परिषद है गढ़वा का, उससे बात करके क्योंकि इसको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि जो लोग वहाँ से मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है उसकी वजह से। देखिए, एक नया कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ की शुरुआत हुई है। ये तो अनवरत, मैं जब से छोटा था, जब मैं साइकिल से स्कूल में पढ़ने जाता, तब से देख रहा हूँ कि नदियों को भरने का काम कूड़ा और कचरा से किया जा रहा है। और इसके पीछे कारण है कि जो डंपिंग यार्ड बनाने की बात हो रही थी, उसमें विवाद चलने लगा है। और नगर परिषद के पास कहीं भी अपना कचरा डंप करने का या उसको रिसाइकल करने का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाया है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी प्रयासरत हैं, और शायद उसका टेंडर भी प्रक्रियाधीन में आ चुका है। और सुखबाना में कहीं ऐसा ज़मीन अलॉट किया गया नगर परिषद के द्वारा, जहाँ पे कचरा प्रबंधन का पूरी व्यवस्था करने का प्लान किया जा रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर
नहीं अभी हो पा रहा है, तो वैकल्पिक रूप में कुछ और व्यवस्था किया जाए जहाँ पे कचरा को डंप किया जा सकता है, लेकिन नदी में इस तरह से करना नदी के अस्तित्व को खतरा है। तो ये सामाजिक संगठन के रूप में भी और एक बाकी व्यक्तिगत रूप से भी मैं यही कहूँगा कि ये नदी के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। नगर परिषद को इसमें थोड़ा सा। हमारा लास्ट सवाल आपसे बस एक रहेगा, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे सत्यनारायण तिवारी जी, उनका जो डिग्री कॉलेज वहाँ बन रहा है, वो बार बार वहाँ जाते हैं और जो लोगों का समस्या उठाते रहते हैं। मंत्री जी यहाँ आए थे, लेकिन एक भी बार उन लोगों के पास नहीं गए, क्योंकि देखिए मंत्री जी हैं और विधायक भी हैं, तो सारे लोगों का जो है सो जो टीका टिप्पणी होगा, निशाना इन्हीं के ऊपर होगा। सत्येंद्रनाथ तिवारी जी वहाँ जाते हैं और आप भी सुने होंगे, देखे होंगे। और एक और आपसे इसी में मैं एक सवाल जोड़ता हूँ, आप उनको आनंद मोहन कह करके क्यों बुलाते हैं? दोनों का आप अभी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, पूर्व विधायक खुद आनंद मोहन बनना चाहते हैं। अब उनका आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी मुद्दे को लेके वो सीरियस नहीं होते हैं और मुद्दे पे राजनीति नहीं करते हैं। वो ऐसी चीज़ों को उठा लेते हैं जहाँ पे बस सर्कस की तरह लोग हंसें, मजाक चलता रहे, उनके आसपास लोग खड़े होकर उनकी बात को सुन के मुस्कुराएं, हंसे। तो इसलिए हम लोग आनंद, भोजपुरी में कलाकार है आनंद मोहन जी, बड़ा प्रचलित है, और ये आनंद मोहन जी का कॉपी करते हैं। इसीलिए हम लोग मैं नहीं बोलता, मैं किसी पर देखिए इस तरह से आरोप नहीं। आप चले जाइए मेराल में, तो मेराल का गोंदा पंचायत और उधर लादाग में लोग इनको आनंद मोहन से, तो वहीं का एक लड़का मिला, बोला कि हम लोग जो है उनको आनंद मोहन बोलते हैं क्योंकि उनका चरित्र और उनका तरीका दोनों आनंद मोहन जैसा है। तो अगर आप कॉमेडी कीजिएगा, सर्कस कीजिएगा, एक तरफ माननीय मंत्री जी हैं जो विकास को लेके, गढ़वा के लेके पूरी तरह से जागरूक हैं, सीरियस हैं और गढ़वा को विकास पथ पर आगे लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो 10 साल जनप्रतिनिधि रहा और 10 साल रहने के बाद भी गढ़वा में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, और वो फिर इस तरह से हंसी मजाक करेगा, लोगों के बीच उलूल जुलूल बातें करेगा, तो स्वाभाविक है कि जनता उनको आनंद मोहन बोलेगी। आप जैसे बोल रहे हैं कि मंत्री जी विकास कर रहे हैं, और हम जब भाजपा से सवाल पूछते हैं तो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं या उनके प्रवक्ता हैं, वो लोग तो यही बोलते हैं कि टाउन हॉल मंत्री जी बनवाए हैं, वो भी भाजपा के समय पास हो गया था, उसका बजट बढ़वा करके मंत्री जी इसको बनवाए। समाहरणालय बोलते हैं कि हमारे सामने सब कुछ हो गया था और अभी बना रहे हैं, और जो उसके सामने पार्क बन रहा है वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि पार्क तो मंत्री जी इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि 2024 में उनका काम खत्म हो जाएगा और वहीं पार्क में बैठ करके एंजॉय करेंगे। इस तरह का आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर। देखिए, आप बुद्धिमान पत्रकार का अगर परिचय देते तो शायद इस बात को इतने आप हल्के तरीके से नहीं बोलते। मुझे तो ये लगता है कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं बाईपास। पत्रकार वो उनका शब्द, हमारा शब्द नहीं है। हम देखिए, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि यहाँ विकास हो रहा है और क्या हो रहा है, वो पर्सनली तौर पर नहीं। आप इस बात को मान रहे हैं कि विकास हो रहा है? देखिए, पर्सनली तौर पर हम जरूर मान रहे हैं, भाजपा का जो बात है, हम भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं जनता क्या बोल रही है, इसको पत्रकार के नाते आपको सुनना होगा। और एक आम व्यक्ति के नाते जो हम उनकी जनता की बातों को सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं, अब जो लोग पहले ही जो बाईपास जब पास ही नहीं हुआ और उसका शिलान्यास कर दिए थे, आज वो लोग बोले कि टाउन हॉल बहुत पहले हो गया था, हम बोले कि सब कुछ पहले हो गया था। तो ये इसी रीजन में क्यों हो रहा है? अगर सड़कें जो बन रही है, बहुत सारी योजना है जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं, वो जब बन के तैयार होगा। आज बस स्टैंड, तो बस स्टैंड भी उन्हीं के समय हो गया था क्या? आज दानरू नदी का जो आज इतना अच्छा खूबसूरत घंटाघर बनाया गया, मझिया मोड़ पर इतना ऊंचा जो है हाई मास्ट फ्लैग लगाया गया, तो ये सौंदर्यीकरण का पार्ट है। आज बिरसा पार्क जो बनाया जा रहा है, ओपन जिम बनेगा, तो इसमें पूरे गढ़वा की जनता लाभान्वित होगी, शहर के लोग घूमने जाएंगे। तो सिर्फ माननीय मंत्री जी अपने लाभ के लिए बनवा रहे हैं क्या? तो इसीलिए बोलते हैं कि आज जनता आनंद मोहन क्यों बोल रही है? बोल रही है कि बेवकूफ़ जैसा अगर कोई बात करेगा तो लोग उसको बेवकूफ़ ही बोलेंगे। अगर कोई कॉमेडियन वाला बात करेगा तो लोग उसको बोलेगा कि कॉमेडियन है। तो ऐसे ही अगर वो आनंद मोहन जैसे बात करेंगे तो उनको। और मैं बता दूं कि टाउन हॉल उनके समय में खंडहर पड़ा हुआ था। टाउन हॉल के नाम पर 80 लाख की राशि का उगाही हो गया था, जबकि 6 करोड़ 7 करोड़ में टाउन हॉल बन के तैयार हो गया। सामने उसका प्रमाण है। आज समाहरणालय भी 54 करोड़ का बन के तैयार हो रहा है। तो समाहरणालय जब इनके समय में हो गया था तो उसका ढिंढोरा ये चुनाव में भी तो नहीं पीटे। बोल देना चाहिए था कि हम किए हैं, लेकिन जब यहाँ शुरू माननीय मंत्री जी करा रहे तो कह रहे कि हमारे समय हो गया था। तो ये झूठ बोलने की परंपरा, देखिए भारतीय झूठा पार्टी हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं भाजपा को। झूठ बोलने की परंपरा जो है ना, उनको बहुत शिद्दत से झूठ बोलने आता है। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जनता पे छोड़ देते हैं। और आसपास आप चले जाइए, अभी नवादा से सीधे मझियाओं रोड में निकलने वाला रोड बनने जा रहा है,
महोलिया से कल्याणपुर होते हुए सीधे खजरी निकलने वाला रोड, तो ये मिनी छोटा छोटा बाईपास को भी तैयार किया जा रहा है ताकि अगर मुख्य सड़क पर दबाव कम पड़े। और गढ़वा का परिवर्तन किस रूप से होगा या गढ़वा में क्या बदलाव आया है, या पब्लिक बताएगी। क्योंकि एक प्रवक्ता होने के नाते अगर हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन जो सच है, अगर एक आम व्यक्ति को 3 साल पहले जो गढ़वा आया था, 3 साल बाद उसको बुला के लाइए, वो खुद बता देगा गढ़वा में कितना परिवर्तन हुआ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धीरज जी से हम लोग हर प्रकार का सवाल, जनता का हो, छात्रों का हो, यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, जो आरोप हमेशा मंत्री जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक उनके ऊपर लगाते हैं, उनका भी बात हम लोग इनसे पूछे। अब आप लोगों को हमारा प्रयास और धीरज जी से जो हम लोग अभी सवाल किए वो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।